हाँ। तो अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर स्थिति नियंत्रण से हाथ निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रास्ता है कि हम बगल में एक पोलैंड जगह है, देश है, वहां पे हम जाकर के सुरक्षित हो सकते हैं, जिसकी मुझे नहीं लग रही कि जरूरत पड़ सकती है। हमारी इंडियन एम्बेसी इस काबिल है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट इजिली करा सके। तो आप जी। पोलैंड से ज्यादा आप वापस अपने घर लौटना चाहेंगे? आप भारत में कहाँ से हैं ऋषभ? जी, हम पटना बिहार से बिलोंग करते हैं आप जी। पटना बिहार से बिलोंग करते हैं? अपने बिल्कुल हम घर चाह रहे हैं कि हम अपने घर चले जाएं जल्द से जल्द। घर तो जी। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? आपके माता पिता, आपके परिजन जो हैं वो भी चिंतित होंगे, वो क्या कह रहे हैं? उनका वो जब मीडिया में वो जब देख रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या है और रशियन आर्मी जब इंटर कर रही है यूक्रेन के इलाकों में, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके लिए है कि कल को क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कल हो सकता है कि हमें ईश्वर ना करे लेकिन खाने पीने की कोई दिक्कत हो गई, तो इन सब को लेकर के वो चिंतित है, कहीं इंटरनेट कनेक्शन बंद ना हो जाए। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि साइबर अटैक समथिंग लाइक दैट शुरू होने वाली है। तो यह चिंता का विषय हर इंडियन पेरेंट्स को है जी। और लेकिन हमें भरोसा है कि इंडियन एम्बेसी हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर लेगी और कर भी रही है। जी। करीब 18 से 20 हजार वहां पर छात्र हैं पूरे यूक्रेन में, समस्त यूक्रेन में, और वहां पर मार्शल लॉ लगाने की बात हो रही थी। क्या उसका ऐलान हुआ है ऋषभ? इस बारे में हमें पता नहीं है कंफर्म कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हालात यहाँ पे अब सामान्य नहीं, हम इतना जरूर कहेंगे आपको। पश्चिमी यूक्रेन से बिलोंग करते हैं मगर फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ गई है। जी जी। जी, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में स्थिति और उतनी गंभीर नहीं है जितनी पूर्वी यूक्रेन में है, ये आप भी बताते हैं और हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, क्योंकि एक नदी है जो कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं बांट देती है। पश्चिम और पूर्वी यूक्रेन में उसको दनीप्रो रिवर कहा जाता है। तो उस नदी के उस तरफ, उस पार यानी पूर्वी तरफ जो है, वहीं पर पूरा बवाल चल रहा है। और जितने भी तकलीफें हैं, लुहांस का ये जो प्रोविंस है या डोनेट्स्क का प्रोविंस है, जिसको कि अब इंडिपेंडेंट राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है व्लादिमीर पुतिन ने और अपनी सेनाएं घुसाई, ये सब उसी तरफ है। पोल्डोवा जैसे शहर, सुमी, खार्किव, ये सब वहीं पे। ओडेसा जो जगह है वहां पर भी कुछ छात्र हैं, वो वहीं तटीय इलाका है, वहां से क्रीमिया बहुत नजदीक है, तो रूस ने वहां पर भी अपनी सेना तैनात की है। अब वैसे तो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच कहा जा रहा है, लेकिन रूस के सामने मुख्य रूप से अमेरिका खड़ा है और असली लड़ाई अमेरिकी ताकतें और रूस के बीच है। यूक्रेन तो बहाना मात्र है। रूसी राष्ट्रपति के ताज़ा ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने कहा कि मिन्स्क समझौते में रूस साझेदार था ही नहीं। अमेरिका का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देना गलत है। वहीं रूस का कहना है कि पूरे मामले में पश्चिमी देशों की नकारात्मक भूमिका है। अमेरिका रूस के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बता रहा है, जबकि रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में रूस का यही कहना है कि ये नेटो की ताकतें पीछे जाएं, अमेरिका पीछे जाए, इन देशों को साफ कहा जाए कि आप नेटो में अपने आप को विलय नहीं करेंगे। यानी ये एक सिक्योरिटी समझौता है डिफेंस का, नेटो, उसमें आप समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उसके वजह से सारी जो पश्चिमी ताकतें हैं वो रूस के द्वार तक आकर खड़ी हो सकती हैं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना तैनात करने के रूस के दावे को पूरी तरह से खोखला बताया है। अमेरिका ने कहा कि उन्हें रूस के प्लान की पूरी जानकारी है। He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, एक मॉनरो एक्ट है जिसकी वजह से अमेरिका किसी और देश को उसके पास नहीं आने देता। अब वो अपने एरिया की पूरी तरह से हिफाजत करता है और सबको धकेल देता है पीछे। अब यहां पर रूस का कहना है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक बफर बना के रखोगे पश्चिमी देशों और रूस के बीच में, अर्स्टवाइल सोवियत रूस जिसे कहा जाता है, उन देशों के बीच में। पर पिछले 20 साल में नेटो ने आगे आगे बढ़ते बढ़ते सीधा अब तो ऊपर लिथुआनिया और एस्टोनिया भी वहां पर आ गए हैं। बात सिर्फ बेलारूस, यूक्रेन की है और जॉर्जिया की है।
नहीं तो ऑलमोस्ट सारे देश जो हैं अब अपने आप को नेटो में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो रूस कह रहा है कि आप मेरे घर पे आ रहे हो, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। यही सवाल रूस का है। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कर्नल साहब, वुड यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन? हम जरा कोशिश करेंगे कि डॉक्टर त्रिपाठी से ऑडियो फिर से सेट कर सके। हाँ, अब आ रही है उनकी आवाज। डॉक्टर त्रिपाठी, कैन यू हियर मी? संदीप त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे जरा ऑडियो पैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्नल राठौड़ जी, रूस की चिंता जायज़ है। नेटो के जिस तरीके से नेटो रूस के पास और पास आता जा रहा है, यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन आर्थिक रूप से भी अच्छा देश है, और अगर वो नेटो ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं ये रूस के लिए चुनौती बनता है। CIS कंट्रीज जरूर बन गई, लेकिन रशिया आज भी रूस चाहता है कि वो सारी कंट्रीज उसके प्रभुत्व में रहें और उसकी बात माने। आपने कई देशों के नाम लिए जो कि रूस के साथ नहीं हैं। जी, ये अभी एक अपडेट आया है कर्नल राठौर की यूरोपियन यूनियन की आज पेरिस में बैठक होने वाली है। अब यूरोपियन यूनियन इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करता है, व्यक्त करता है, वो देखना पड़ेगा। क्या ये देश कुछ खास कर पाएंगे या फिर वो पूरी तरह से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी पर ही निर्भर है? कर्नल राठौर, जो संगठन है वो बात करेंगे कि रूस पे क्या सैंक्शंस लग सकते, और हर देश अपने अपने हितों का रक्षण करते हुए सैंक्शन की बात करेगा। लेकिन यूरोप के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों, इंग्लैंड हालांकि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन दोनों ने खुल के सैंक्शंस की बात की है। सैंक्शंस लगेंगे रूस पे, और मेरे ख्याल से रूस इसके लिए तैयार है। इसका आर्थिक असर रूस के बाजारों पे और रूस की मुद्रा पे देखा जा सकता है जी। और सबसे बड़ी बात जो है जिसमें कि भारत की भी चिंता जायज़ है, वो ये है कि इस तरीके के शो ऑफ में और शो डाउन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासकर तेल की कीमतों में क्या असर देखा जाएगा, जो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन पश्चिमी देशों को आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि रूस को कैसे रोका जाए। डिप्लोमेटिक और सैंक्शन से रूस रुकने वाला नहीं दिखता। बिल्कुल। क्या पश्चिमी देश जी ये फैसला ले सकते हैं कि मिलिटरीली रूस को रोका जाए और यूक्रेन की मदद में अपनी सेनाएं भेजी जाएं? एक बड़ा सवाल है। और इतना खर्चा क्या वो उठा सकते हैं? अफगानिस्तान से वापसी इसीलिए की थी क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा सकते थे, और उनको घर पर भी काफ़ी प्रेशर था कि हम दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस अगर इन देशों पर आर्थिक तौर से निर्भर है तो कहीं ना कहीं ये देश भी रूस पर निर्भर है। जर्मनी कम से कम 50% अपना गैस रूस से मंगवाता है। फ्रांस भी निर्भर है, जो गैस है वो रूस से ही आता है। कई सारे यूरोपीय देश हैं जो आर्थिक तौर पर रूस पर भी निर्भर है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप क्या कहेंगे? क्या यह मसला सुलझता हुआ दिख रहा है या और भी उलझता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो मसला चल रहा है ये सुलझने के तो आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से कल राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास के 2 प्रांतों को एज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया, तो आज आप देखिए, आज की प्रतिक्रिया देखिए पश्चिमी देशों की कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये पूरा तरह से एक रणनीति का हिस्सा था व्लादिमीर पुतिन का कि हम अटैक नहीं करेंगे, इन्वेड नहीं करेंगे, लेकिन जो डोनबास का रीजन है, लुहांस्क और डोनेस्क, उस दोनों रीजन को एज इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देंगे, और साथ ही वहां पर जिस तरह से अपनी सेना भेजी पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत, ये बताता है कि पुतिन के ये पूरी स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन का हिस्सा था। और रही बात, आपने भी सवाल किया कि जर्मनी फ्रांस के गैस का सवाल, कि देखिए इसीलिए यही कारण है कि लगातार ओलाफ सोल्ज और इमानुएल मैक्रोन ये कोशिश करते नजर आए हैं अभी तक कि ये मसला सुलझ जाए, क्योंकि ये सीधे तौर से आर्थिक हित रूस और जर्मनी फ्रांस के जुड़े हुए हैं।
एक लंबे अरसे तक यूरोप और रूस के बीच एक दूरियां थी। जर्मनी नहीं चाहता है, फ्रांस नहीं चाहता है कि इस यूक्रेन के बहाने फिर से दूरियां बने और हमारे जो आर्थिक हित हैं उनको नुकसान पहुंचे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 40% नेचुरल गैस सीधे रूस से यूरोप की ओर जाता है जी और जिसमें से 55% नेचुरल गैस सीधे जर्मनी रूस से जो है इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है। तो कहने का यहाँ पर आशय ये है कि ये पूरी तरह से मामला आर्थिक रूप से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन पुतिन जो बार बार ये कहते आए हैं कि नाटो का विस्तार जो हो रहा है और यूक्रेन की जो मंशा है नाटो का सदस्य बनने के लिए, जी कल के अपने उद्घोषण में राष्ट्र के संबोधन में आप देखिए दो अहम बातें थी। एक बात ये थी, उन्होंने बताया रूस की जनता को कि यूक्रेन का नाटो में जाना ये हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती है, जी पहली बात। दूसरा उन्होंने बताया कि जो ये डोनबास का रीजन है, इस रीजन में यूक्रेन लगातार परक्यूशन कर रहा है और यहाँ पर रसिफाइड लोग हैं, दैट मींस कि यहाँ पर रूसी स्पीकिंग पर्सन है, रूसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली अपनी जस्टिफिकेशन में कि यूक्रेन कभी नेशन नहीं रहा। ये बड़ी बात पुतिन ने बोली अपने संबोधन। जी उन्होंने कहा कि ये हमारा मदरलैंड कल्चरली, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इथनिक दृष्टिकोण से ये पूरे का पूरे जो जस्टिफिकेशन पुतिन कर रहा है वो ये रहा है कि यूक्रेन को वेस्ट का हिस्सा न बनाया जाए, पश्चिमी का हिस्सा न बनाया जाए। ऐतिहासिक रूप से ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और उसी सोवियत यूनियन के कंसेप्ट को पुतिन लगातार ग्लोरिफिकेशन को रिस्टोर की कोशिश कर रहे हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का ये भी कहना है कि अगर आप और इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया जी और यहाँ पर कल जो घटना हुई डोनबास रीजन में लुहांस और डोनेट्स्क की, तो ये सारी कवायद पुतिन की है कि किस तरह से हम इस जोन को पश्चिमी के ताकतों से मुक्त कराएं और अपने अगर देखा जाए तो वहां पर पुलडावा में पटाखे छोड़े गए थे जब पुतिन ने ऐलान किया कि मैं इनको इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देता हूं, इनको रिकॉग्नाइज करता हूं, इन दो रीजन्स को, डोनेट्स्क और लुहांस्क को। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी आर्ग्यूमेंट